वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास अपने नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट वाले चैप्टर में वी वर स्टडीइंग थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफगार्डिंग मेजर्स। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था। आज की क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं लास्ट लेक्चर में व्हाट वी हैड स्टडीड। तो वी हैड स्टार्टेड विद क्वालिटीज़ ऑफ एन ऑडिटर, है ना। हमने क्वालिटीज़ ऑफ ऑडिटर से स्टार्ट किया था। तो दो टाइप की ऑडिटर की क्वालिटीज़ थी, एक हो गया ऑडिटर की टेक्निकल क्वालिटीज़, एक हो गया पर्सनल क्वालिटीज़। टेक्निकल क्वालिटीज़ मतलब क्या हो गया? टेक्निकल क्वालिटीज़ में आ गया जैसे ऑडिटर शुड हैव साउंड थियोरिटिकल नॉलेज एंड एडिक्वेट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, शुड हैव द नॉलेज ऑफ द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ, should have the knowledge of the special or peculiar features which are applicable to a particular business, should have sound knowledge of all the disciplines, various types of disciplines which are very much interrelated to audit, like accounting, like mathematics, statistics, लॉ, इकोनॉमिक्स, इन सारे डिसिप्लिन्स की ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सारा टेक्निकल पॉइंट्स हो गया। फिर ऑडिटर की कुछ पर्सनल क्वालिटीज़ पे आते हैं। ऑडिटर कैसा होना चाहिए? ऑडिटर शुड बी ऑनेस्ट, auditor should be tactful, auditor should be cautious, should always maintain professional skepticism, ऑडिटर की डिस्क्रिशन या फिर पर्सनल जजमेंट जो होती है, प्रोफेशनल जजमेंट, वो अच्छी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ऑडिटर शुड हैव पेशेंस एंड क्लियर हेडेडनेस, दिमाग एकदम स्थिर होना चाहिए, उसको पता है कि उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। कौन से स्टैंडर्ड में बताया गया ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर? मैम अभी तक हमने एक स्टैंडर्ड पढ़ा है और लास्ट क्लास एक और स्टैंडर्ड पढ़ा था, SA 200। जो पहला स्टैंडर्ड हमने पढ़ा उसमें बताया गया ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। Coming to the qualities, auditor should have a very high degree of integrity and independence also. और auditor को honest होना है, of course. Auditor should have the basic human qualities like respect for others, trustworthy होना चाहिए, right? So these were the some qualities which auditor should have. नेक्स्ट हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस। तो इंडिया में कौन जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स या फिर कह लो आप एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स कौन फ्रेम करता है? द ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड विच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। कैसे फॉर्मुलेट किए जाते हैं स्टैंडर्ड्स? AASB पहले तो नीड आइडेंटिफाई करता है कि वेयर देयर इज अ नीड टू फॉर्मुलेट अ स्टैंडर्ड, किस चीज़ को फॉर्मलाइज करने की रिक्वायरमेंट है। उस नीड को आइडेंटिफाई करने के बाद AASB कुछ स्टडी ग्रुप्स बनाती है जो कि उस स्टैंडर्ड के ऊपर काम करना शुरू करते हैं और एक स्टैंडर्ड को रिटन फॉर्मेट में लेके आते हैं। देन दैट एक्सपोजर ड्राफ्ट इज पब्लिश्ड टू द पब्लिक या फिर टू द मेंबर्स फॉर द जनरल कमेंट्स। कमेंट्स जब आ जाते हैं मेंबर्स के, उसके बाद बोर्ड उसको वापस स्टडी करती है, AASB जो है उसको वापस स्टडी करती है और कमेंट्स को इफ़ रिक्वायर्ड कुछ नेसेसरी चेंजेस करके फाइनल ड्राफ्ट को वो प्लेस करती है टू द काउंसिल। Then finally the council studies the entire draft and approves and issues it under its own authority. अभी आते हैं AASB का मैम रोल क्या है? दो रोल है इंपॉर्टेंट। सबसे पहला तो टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग ऑडिटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू डेवलप द एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। ये हो गया पहला आपका रोल ऑफ द ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। दूसरा रोल क्या हो गया? दूसरा हो गया कि ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड ICAI के अंडर है। It has to ensure, it has to aim that the auditing practices which are prevailing in India are integrated with the international standards. ठीक है, तो ये दूसरा ऑब्जेक्टिव या आप कह सकते हो रोल हो गया हमारा ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड का। स्टैंडर्ड्स कितने तरह के होते हैं? जो एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स है कितने टाइप्स के हैं मैम? 5 टाइप्स के। एक बार मेरे साथ बोलेंगे फटाफट। SAs स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SRE standards on review engagement, SAE standards on assurance engagement, SRS standards on related services and SQC standards on quality control। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स किसके ऊपर अप्लाई करते हैं मैम? एसेज अप्लाई करते हैं ऑन द ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, और SRE किसके ऊपर अप्लाई करते हैं? ऑन द रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। SAE किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? एंगेजमेंट्स विच are assurance engagements other than subject matter of which is the historical financial statement। मतलब subject matter other than historical financial statements अगर है और assurance देनी ऑडिटर को, उस टाइम पे हम SAE को अप्लाई करते हैं।
Then comes SRS. SRS is applied to other related services which are being performed as practitioners, जैसे कि agreed upon procedures हो गए, compilation engagements हो गई. And SQC, SQC is regarding the quality for the firm which performs all these types of engagements, audit, review, assurance engagement, related services. इनको किस तरह की quality maintain करनी है अपनी काम में. नेक्स्ट हमने फिर शुरू किया था SQC1 एंड SA220 से. बोथ दीज स्टैंडर्ड्स डील विद क्वालिटी कंट्रोल. ठीक है ना. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 6. इसका निमोनिक क्या था? लेकेम. L से लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म, विच सेड दैट द लीडर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोमोट एन इंटरनल कल्चर विच एम्फेसाइजेज द क्वालिटी ऑफ ऑडिट एंड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स. कैसे क्वालिटी इंश्योर करेंगे? the leader should ensure that all the professional standards and legal requirements are being complied with and the audit report issued is appropriate, right? तो इससे क्या होगा? ऑडिट की क्वालिटी बहुत अच्छी होगी. नेक्स्ट L से हो गया लीडरशिप रिक्वायरमेंट. E से क्या हो गया? एथिकल रिक्वायरमेंट्स. व्हाट डज एथिकल रिक्वायरमेंट सेज? 5 फंडामेंटल एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स ने स्पेसिफाई करी है. क्या क्या है? इंटेग्रिटी, objectivity, professional competence and due care, confidentiality and your professional behavior. So all these 5 ethics are specified in the code of ethics, and every firm should formulate policies and procedures, should establish policies and procedures so that these ethical requirements are complied with. फिर C से क्या हो गया? C से हो गया client relationships. Client relationships की acceptance and also continuance of the client relationships. So the firms should formulate or establish policies and procedures to ensure that the client relationships are accepted and are continued only after putting a few checks. For example, हमेशा आपको check करना है integrity of the client. You also have to check your competence, the competence of your engagement team, whether we are capable of performing this engagement or not, whether we can comply with the ethical requirements if we accept this engagement or not. So all these things should be checked, all these matters should be considered before accepting an engagement, or also while continuance of engagement it should be checked. Maybe annually आप check करो या 2 साल में एक बार check करो कि ये सारी चीज़ें follow हो रही है या नहीं हो रही है. H से क्या था? H से human resources था. So the firm should always ensure that it has sufficient and competent human resources. इसके लिए उनको recruitment की, performance evaluation की, appraisal की, training की, updation की policies formulate करनी चाहिए. ठीक है. उसके बाद E से क्या था? Engagement performance. So this is very important, how a particular engagement or you can say an assignment, audit assignment, assurance assignment is being performed. So the firm should have policies that proper direction, supervision, review of the work, consultation if required, and the engagement partner should take the responsibility to resolve differences in opinion among the team members. ये सारा चीज़ engagement performance में cover होता है. M से क्या था? Finally M से monitoring. So देयर शुड बी पीरियोडिक इंस्पेक्शन. हम अपनी ही कुछ ऑडिट एंगेजमेंट्स, अश्योरेंस एंगेजमेंट्स को पिकअप करेंगे और चेक करेंगे कि क्या उसमें ऑडिट क्वालिटी या अश्योरेंस की क्वालिटी जो है वो मेंटेन हुई या नहीं हुई. वी विल ऑलवेज कंसिडर ऑन गोइंग कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल एलिमेंट्स, वेदर दे आर प्रेजेंट और नॉट. और कभी कोई डिस्क्रिपेंसी मिली तो क्या करेंगे? कभी कुछ डिस्क्रिपेंसी मिली तो जो लीडरशिप रिक्वायरमेंट जिनके पास है ना, the persons who are responsible for the formulation of all the policies, we will inform them, we will pass on that information to them. नेक्स्ट हमने पढ़ा थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस एंड सेफ गार्डिंग मेजर्स. तो कितने तरह की थ्रेट्स थी? 5 टाइप्स ऑफ थ्रेट्स. नंबर 1 वॉज सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट्स, जहाँ पे पार्टनर या एसोसिएट का फाइनेंशियल इंटरेस्ट है इन द क्लाइंट. सेल्फ रिव्यू थ्रेट, वेयर द पार्टनर एसोसिएट इज रिव्यूइंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रिव्यू has been made or previously prepared by the auditor or by the partner himself, or the partner has been a senior employee of the client or a director of the client. उससे क्या होगा? जो चीज़ मैंने बनाई है उसी को मैं चेक कर रही हूँ. जैसे हमने एग्जाम्पल कर लिया था, रियल एस्टेट वाली कंपनी है तो उसकी सारी फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन ही आपने किया, बिल्डिंग की वैल्यूएशन ही आपने की है, तो यू विल नॉट बी एबल टू फाइंड मिस स्टेटमेंट्स इफ एनी, बिकॉज काम ही आपने किया है. नेक्स्ट था एडवोकेसी थ्रेट. दिस इज अ थ्रेट वेयर यू एज एन ऑडिटर प्रमोट द क्लाइंट्स ओपिनियन टू सच एन एक्सटेंट कि लग रहा है कि आप उनकी
तरफदारी कर रहे हो, एक तरह से क्या हो गया, तरफदारी आप उनकी कर रहे हो. सो एग्जाम्पल हो गया कि यू आर एक्टिंग एज एन एडवोकेट इन लिटिगेशंस for the client, or you are speaking in public events about the future prospects of the client. ठीक है. Next था familiarity threat, where the auditor or the associate has a very close relationship, personal relationship, business relationship with the client. Next था intimidation threat. Intimidation threat is the threat where the auditor is deterred from एक्टिंग ऑब्जेक्टिवली. मतलब आप अपनी ओपिनियन को इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, ऐसा आपको बाधित किया जा रहा है. से फॉर एग्जाम्पल थ्रेट फॉर रिप्लेसमेंट, यू नो, आपको हम हटा के रिमूव करके नया ऑडिटर को लेके आ जाएंगे, तो आप भी डर के, सहम के अपनी जो है ओपिनियन एक्सप्रेस कर रहे हो. सो दीज आर द फ्यू थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. अब बात आती है मैम हाउ टू सेफ गार्ड दीज थ्रेट्स. सेफ गार्डिंग ऑफ थ्रेट्स. सो सबसे पहले तो ऑडिटर को इवैल्यूएट या आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि कौन कौन से थ्रेट्स हैं. ठीक है. देन ऑडिटर हैज टू इंश्योर दैट दे मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस टू 100% एक्सटेंट. आपको अपनी इंडिपेंडेंस इन माइंड, इंडिपेंडेंस इन अपीयरेंस, दोनों ही मेंटेन करते चलनी है. एंड ऑल्सो इफ देर आर एनी थ्रेट्स विच यू हैव आइडेंटिफाइड, तो सेफ गार्ड्स लगाने हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई अगर टीम मेंबर है जिसका बहुत क्लोज रिलेटिव आपके क्लाइंट के बहुत सीनियर पोजिशन पे है, ठीक है ना, क्लाइंट में डायरेक्टर पोजीशन पे है, तो हम उस टीम मेंबर को इस एंगेजमेंट से रिमूव कर देंगे, नए टीम मेंबर को, नए किसी पर्सनल को अपॉइंट कर लेंगे यहाँ पे. तो इस तरह के सेफ गार्ड्स आपको इंप्लीमेंट करने व्हेन एवर थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आर बीइंग आइडेंटिफाइड. Always the auditor has to follow all the ethical principles of objectivity, integrity, professional competence, due care. So all these have to be followed. Independence आपको हमेशा maintain करके चलना है. Still, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी, मतलब थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस आपने आइडेंटिफाई की कि यहाँ पे इस एंगेजमेंट में आर इंडिपेंडेंस इज अ लिटिल थ्रेटेंड, वी मे कॉम्प्रोमाइज विद आर इंडिपेंडेंस इफ वी एक्सेप्ट दिस एंगेजमेंट, तो SQC 1 एंड SE 220 कहते हैं कि आप वैसी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ही ना करो. क्या करो, उसको विड्रॉ कर लो, और यू शुड नॉट एक्सेप्ट दैट एंगेजमेंट ओनली. मतलब अगर एक्सेप्ट ही नहीं की है तो मना कर दो कि वी कैन नॉट परफॉर्म दिस बिकॉज वी आर ऑफ द ओपिनियन, वी बिलीव दैट आर इंडिपेंडेंस मे बी थ्रेटेंड इन दिस केस. और अगर एक्सेप्ट कर ली, बाद में कोई थ्रेट आइडेंटिफाई हुआ, तो यू कैन विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट. ठीक है. एक बार ये रीड करेंगे, हाउ शुड ऑडिटर सेफ गार्ड अगेंस्ट थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस. जस्ट गो थ्रू दिस वंस. ये टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में आपको ओवरऑल ओवरव्यू दी थी, बट इधर से हमने नहीं पढ़ा था, तो ये जस्ट गो थ्रू इट वंस. इसके बाद में वील डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ SQC 1 एंड SE 220. आई होप ये जो रिविजन मैं कराती हूँ आपको क्लास के स्टार्टिंग में, क्लास के एंड में, इससे आपको हेल्प हो रही होगी, एंड यू आर ऑल्सो रिवाइजिंग विथ फुल एनर्जी अलॉन्ग विद मी, है ना. चलो, आई होप हो गया, आपने रीड कर लिया. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन एंड आंसर्स. लेट्स कम टू द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, क्वालिटी कंट्रोल का फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. आप आ गए ना पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 में. The firm's system of quality control should include policies and procedures addressing each element. Explain. So the question says कि firm का जो quality control system है उसमें हर एक element के लिए policies and procedures बने होने चाहिए. ठीक है. It should address, the policies should address each and every element. So basically you have to write what are the elements of the system of quality control. See, आपके CA intermediate level पे मैं again repeat करती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस आप मत एक्सपेक्ट करना कि आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. इन दैट केस एवरी स्टूडेंट हु हैज स्टडीड SQC 1 एंड SE 220 विल बी एबल टू राइट. आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा व्हाट इज द क्वेश्चन एग्जैक्टली आस्किंग फॉर. ठीक है. सो व्हाट आर द एलिमेंट्स? लेकेम, लीडरशिप रिक्वायरमेंट्स फॉर क्वालिटी विद इन द फर्म. ई से एथिकल रिक्वायरमेंट्स. सी से एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स. एच से ह्यूमन रिसोर्सेज. ई से एंगेजमेंट परफॉर्मेंस. एंड एम से मॉनिटरिंग. सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एंड द फर्म शुड एंश्योर कि हर एलिमेंट को एड्रेस करते हुए पॉलिसीज बनाई जा रही हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एंगेजमेंट पार्टनर
shall take responsibility for the overall quality on each audit engagement to which the partner is assigned. So the engagement partner shall take responsibility for the quality of the engagement. Discuss with reference to SA 220, quality control for an audit of financial statements. So you have to basically emphasize upon the leadership responsibilities. The first element, that is leadership responsibility में जो engagement partner या जो leader होगा उसको क्या ensure करना होगा? उसको ensure करना होगा कि जो professional standards and legal requirements है, they have been complied with. All the report which is being issued is appropriate in the given circumstances. The report which is being issued is appropriate. Then any personnel or staff from the engagement team is able to raise concerns without any fears. मतलब कोई डर नहीं रहा है. And overall they should maintain a culture, an internal culture which promotes and which emphasizes that the quality of work should be good. ठीक है, एक बार रीड करेंगे इसको. Just go through it once. फर्म की भी जो क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं उसको कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? उसको भी कंप्लाई करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे एंगेजमेंट पार्टनर की ही है. ठीक है ना? ओके, सो जस्ट मार्क दीज क्वेश्चंस इज कंप्लीटेड एंड गो थ्रू इट वंस. आई एम गिविंग यू 1 minute टू रीड इट. यहाँ पे जो भी वर्ड्स को ऑरेंज मार्क किया हुआ है वो ऑलरेडी हम चार्ट्स में लर्न करके आए हैं. ठीक है ना? उसी को यहाँ पे वही कीवर्ड्स है जिनको यहाँ पे ऑरेंज मार्क किया हुआ है. When I'm giving you time to read, you should read, है ना? Don't just fast forward the video. Done? Okay. Next question देखते हैं. Relevant ethical requirements ordinarily comprise the code of ethics for professional accountants related to an audit of financial statements. Discuss with reference to those fundamental principles of professional ethics. So basically, what are the fundamental fundamental ethics which are being prescribed by the code of ethics? 5 ethics are there, 5 principles: integrity, objectivity, professional competence and due care, professional behavior and confidentiality. ठीक है ना? आपको सिर्फ स्टेट करना है इसमें. डन? Next question, write a short note on independence of auditors. So this we had studied in the last chapter, ABCD of auditing. तो इसमें आपको लिखना है what is independence. Independence is the state where the auditor's opinion is not subordinate to the wishes or commands of the appointing authority. The auditor basically safeguards his opinion from any kind of external influences. इसमें दो interlinked concepts है. One is independence of mind, where the state of mind of the auditor is such that they can issue an opinion without being affected by influence, right? And state independence in appearance क्या था? Independence in appearance is the avoidance of the facts and circumstances. ऐसी facts and circumstance को हमको avoid करना है जिसको अगर हमने नहीं अवॉइड किया तो लोगों को लगेगा कि हमने अपनी इंडिपेंडेंस को क्या किया है? कॉम्प्रोमाइज. सो बेसिकली अवॉइडेंस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस विच मे लीड अ थर्ड पार्टी हैविंग रीजनेबल knowledge and experience to believe that we have compromised with our objectivity. So this is independence in appearance. Auditor has to maintain both independence of mind and independence in appearance. ठीक है? Next question, the code of ethics for professional accountants prepared by the IFAC identifies 5 types of threats. Comment. So you have to write about the 5 types of threats: self-interest, self-review, advocacy threats, familiarity threats and intimidation threats. Clear? So इसके बारे में discuss किया हुआ है. We can just go through it once. Self-interest threats क्या है? These threats occur when an auditing firm, its partner or associate could benefit from a financial interest in the client. Could benefit from a financial interest in the client. Examples क्या देखो? Direct financial interest or materially significant indirect financial interest in a client.
ऑडिट टीम में जो एक बंदा है वो पार्टनरशिप में क्लाइंट के साथ में, या उसके पिताजी जो है वो डायरेक्टर हैं उस कंपनी में, तो डायरेक्टली फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर मटीरियली सिग्निफिकेंट इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट। मटीरियली सिग्निफिकेंट मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यू कैन से द अमाउंट और द परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट, द क्वांटम ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। मतलब कहीं ना कहीं उसके दिमाग की जो ओपिनियन है ना वो इन्फ्लुएंस हो जाएगी, दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू रिमेन अनबायस्ड। नेक्स्ट इज लोन और गारंटी टू और फ्रॉम द कंसर्न्ड क्लाइंट, ये भी हमने किया था। अनड्यू डिपेंडेंस ऑन अ क्लाइंट्स फी, आप मेरे इकलौते क्लाइंट हैं, आपने अगर हमें निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। सो अनड्यूली आई एम डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट, इफ आई एम हैविंग क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट तो उससे भी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ सकता है। से फॉर एग्जांपल मेरे क्लाइंट की कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और मेरे फादर की या मेरे ब्रदर की अगर टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो क्या हो सकता है वो जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो सारे टायर्स मेरे पापा की कंपनी से प्रोक्योर करती हो। तो इससे क्या हो गया, कहीं एक क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप है बिटवीन माई फादर एंड द क्लाइंट, एंड मे बी आई एम ऑल्सो इन्वॉल्व इन माई फादर्स बिजनेस अ लिटिल बिट, तो उससे क्या होगा, एक सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट आ गया। अगेन पोटेंशियल एम्प्लॉयमेंट विद द क्लाइंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आज मैं ऑडिट कर रही हूँ सपोज नेस्ले की, नेस्ले के जो इंटरनल सीनियर मैनेजमेंट है उनसे मेरी बहुत अच्छी बनने लग गई है, बहुत मीटिंग्स हम उनके साथ करते हैं, चाय कॉफ़ी भी पीने चलते हैं साथ में, इनफॉर्मली फॉर्मली। आई हैव डेवलप्ड अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद द सीनियर मैनेजमेंट एंड दे आर वेरी इम्प्रेस्ड विथ माई वर्क। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू इम्प्रेस देम विथ माई वर्क। क्यों? बिकॉज मे बी आई एम लुकिंग फॉर एन एम्प्लॉयमेंट विथ नेस्ले। मुझे लग रहा है कि कहीं ये मेरे काम से इम्प्रेस हो गए, मुझे अपनी कंपनी में CEO के पोजीशन पे रख दें, या क्या पता मैनेजिंग डायरेक्टर के पोजीशन पे रख दें, ठीक है ना। सो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स विच मे इम्पोज अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट ऑन द ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस। सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्या था? These occur during a review of any judgment or conclusion reached in a previous audit or non-audit engagement, or when a member of the audit team was previously a senior employee of the client or the director of the client. Example, auditor having recently been a director or senior officer, या when auditor performs services that are themselves the subject matter of audit. Clear? Advocacy threats, these occur when the auditor promotes or is perceived to promote. Promote मतलब तो आप कर ही रहे हैं, perceived to promote क्या हो गया, लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप promote कर रहे हैं क्लाइंट की ओपिनियन को, to an extent where your objectivity may be compromised. Example, auditor deals with shares or securities of the company. Auditor becomes client's advocate in litigation and third party disputes. ये जो शेयर सिक्योरिटी वाला पॉइंट है, ये हम कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि ऑडिटर हिमसेल्फ कैन नॉट परचेज द शेयर्स एंड सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी जिसकी वो ऑडिट कर रहे हैं। ये सारी चीज़ हम जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं का ऑडिटर की, कि कब आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो, अगर आप शेयर्स और सिक्योरिटीज उस कंपनी की खरीद के रखे हो तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो, क्योंकि एकदम जाहिर सी बात है कि उस केस में आपका जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज होगा, राइट। नेक्स्ट इज familiarity threats. These occur when auditors form relationships with the client where they end up being too sympathetic to the client's interest. Familiarity threats are very self-evident, दिख जाते हैं एकदम। Example, close relative of audit team working in a senior position in the client company. फॉर्मर पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म, फॉर्मर पार्टनर मतलब पुराना पार्टनर, ऑडिट फर्म का एक पुराना पार्टनर अभी क्लाइंट में ही डायरेक्टर या सीनियर एम्प्लॉई है, तो पार्टनर लोग का तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप, फैमिलियरिटी तो है ना, जान पहचान है, तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अभी के ऑडिटर को, अभी के पार्टनर को कि आप ऐसी ओपिनियन दे दीजिए। लॉन्ग एसोसिएशन बिटवीन स्पेसिफिक ऑडिटर्स एंड देयर स्पेसिफिक क्लाइंट काउंटरपार्ट्स, ठीक है, काफ़ी समय से हम ही ऑडिट कर रहे हैं। जैसे कल एग्जांपल दिया था ना लास्ट क्लास में आपको कि 50 ईयर्स से एक ही फर्म जो है कंटिन्यू कर रही है, तो क्या हो सकता है, उससे लॉन्ग एसोसिएशन से एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। एक्सेप्टेंस ऑफ सिग्निफिकेंट गिफ्ट्स और हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम द क्लाइंट कंपनी, से मैं ऑडिट कर रही हूँ ITC की, ठीक है, ITC सोनार बांग्ला में मैं जितनी बार जाती हूँ मुझे सब कुछ रहने का मतलब एकदम
सूट्स, डीलक्स सूट्स फ्री है मुझे, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर मी। मैं उनकी किसी भी ग्रुप ऑफ होटल्स में जाऊँ, कहीं पे भी इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो मेरे लिए सब कुछ फ्री है। एक तरह से क्या हो गया, ये मैं गिफ्ट या हॉस्पिटैलिटी एक सर्विस ले रही हूँ उनसे, विच इज़ नॉट अवेलेबल टू अदर्स। तो ऐसा गिफ्ट एक्सेप्ट करने से कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि यार इतना मेरे लिए करते हैं, चलो मैं भी इनके लिए थोड़ा कर देती हूँ, यू नो, ओपिनियन में हम भी थोड़ा ढील दे देते हैं इनको, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटैलिटी कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड। वंस और ट्वाइस इट्स फाइन। देखो वंस और ट्वाइस ऑडिटर्स के लिए ये सब किया जाएगा, ठीक है। आप जब ऑडिटर बनोगे यू विल एक्सपीरियंस दिस लग्जरी कि आप जब क्लाइंट्स के यहाँ ऑडिट करने जाओगे यू विल बी ट्रीटेड सो, यू नो, एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रीटमेंट वहाँ दिया जाता है आपको। So that is another thing, but significant amount of gifts and hospitality which you know is unreasonable, appears to be unreasonable, वैसा नहीं होना चाहिए, right? बाकी आप जब ऑडिट करने जाओगे तो आपको रहने का, खाने का, फैसिलिटीज़ वो सब तो देना ही पड़ेगा। अदर देन दैट अगर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट गिफ्ट हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं ये फैमिलियरिटी थ्रेट आपके इंडिपेंडेंस के बीच में एक अड़चन बनेगी। लास्ट वन इज द इंटिमिडेशन थ्रेट. These occur when auditors are deterred from acting objectively with an adequate degree of professional skepticism. Example, threat of replacement. अगर डिसएग्रीमेंट हुआ क्लाइंट और हमारे बीच और हमें रिप्लेस करने का धमकी दिया गया. प्रेशर टू डिसप्रोपोर्शनेटली रिड्यूस द वर्क इन रिस्पॉन्स टू रिड्यूस्ड ऑडिट फीस. डन. जस्ट गो थ्रू इट वंस. एक बार इस आंसर को पूरा पढ़ लीजिए एंड देन मार्क कर लीजिए. देखिए एक एक टॉपिक को हम कितनी बार पढ़ रहे हैं. पहले मैं आपको उसको चार्ट से समझाती हूँ, फिर मैं उसको रिवीजन कराती हूँ आपको क्लास के एंड में, क्लास के शुरुआत में, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी उसका कराती हूँ. हो सकता है अभी कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि एक ही टॉपिक को मैम इतनी बार रिपीट कर रही है, हमारा सिलेबस कब खत्म होगा. सिलेबस खत्म होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, बट मैं कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको एकदम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग कर दूं एंड जितना हो सके आप जब क्लास देख रहे हो उसी दौरान आपको याद होते चला जाए. तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है आप लोग से, मतलब दिस इज जस्ट वन थिंग दैट आई एम आस्किंग फ्रॉम यू. अदरवाइज आप जो मांग रहे हो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है ना. तो सिर्फ एक चीज़ मैं आपसे मांग रही हूँ कि जब आप ऑडिट की क्लास करोगे एकदम शांत दिमाग से, फॉरगेट एवरीथिंग, फॉरगेट ऑल द बर्डन दैट इज देयर, जस्ट फोकस ऑन द क्लास, जस्ट फोकस ऑन द क्लास एंड जितना हो सके मेरे साथ रिपीट करिए. जब मैं सेकंड या थर्ड टाइम आपको रिवाइज करा रही हूँ रिपीट करिए मेरे साथ, ताकि आपके अंदर ये जो क्लास है उसका पूरा बेनिफिट आप उठा सकें और इसका जो टाइम यूटिलाइजेशन है वो आपका इफेक्टिव टाइम यूटिलाइज हो सके, ठीक है ना. चलिए काफ़ी ज्ञान हो गया. अभी आप एक बार रीड करिए क्वेश्चन को, आंसर को भी. हाँ, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आंसर को भी साथ में पढ़ना है. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अगर कभी भी क्लास देखते वक्त आपको कोई डाउट अराइज हो तो नंबर 1 तो टेलीग्राम ग्रुप आपका बताया हुआ है, मैंने बताया था आपको, टेलीग्राम ग्रुप में आप पोस्ट कर सकते हैं. ऐसी कोई क्वेरी जो आपको लगता है मैम से डायरेक्टली हमें पूछनी है तो सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव अभी के लिए है आप मुझे मेल करिए. यू कैन जस्ट मेल, राइट अ मेल at care@sjc.co.in. हमारी जो टीम है वो मेल मुझे फॉरवर्ड कर देंगी कि ये आपके स्टूडेंट्स की क्वेरीज है एंड आई विल एड्रेस इट, ठीक है. तो दैट्स द बेस्ट मीडियम जिससे आप क्वेरीज सॉल्व करा सकते हैं. वैसे कुछ आने ही नहीं चाहिए क्योंकि एक चीज़ को मैं इतनी बार आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फिर भी अगर कुछ लगे आपको तो यू कैन डोंट हेजिटेट इन आस्किंग. गलती आप तब करोगे जब आप क्वेरी को मन के अंदर रखते हो. पूछ के कोई आदमी गुनाह नहीं करता है, ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन इंडिपेंडेंट by taking into account the context in which they practice, the threats to independence and the safeguards available to eliminate the threats. In the above context, explain the guiding principles. अब देखो क्वेश्चन की जो मैं क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस क्यों कर रही हूँ क्लास में और इस बुक में क्वेश्चन आंसर्स डालने का क्या पर्पस था. यही पर्पस था कि क्वेश्चन पढ़ के बच्चों को समझ नहीं आता है लिखना क्या है. अब इसमें लिखना है सेफ गार्ड्स टू द इंडिपेंडेंस. ऑडिटर को कैसे अपने इंडिपेंडेंस को सेफ गार्ड करना है, कहीं लिखा था ये चीज़. सिर्फ सेफ गार्ड एक वर्ड लिखा था ज़रूर, बट ये कहीं नहीं लिखा कि कैसे सेफ गार्ड करना है वो बताओ. काश ऐसा ही पूछ लेते सीधा,
explain how the auditor can safeguard from the threats to independence. तो कितना easy हो जाता लाइफ हमारा, बट लाइफ इतना ईजी होना नहीं चाहिए, इट शुड बी टफ, यू नो, टफ में मज़ा आता है. तो गाइडिंग प्रिंसिपल्स टू मेंटेन इंडिपेंडेंस क्या है? सबसे पहले तो यू हैव टू मेंटेन ऑल योर इंडिपेंडेंस in mind and independence of mind and in appearance. Secondly, all the fundamental ethical requirements of integrity, objectivity, professional competence, professional behavior should be followed. The auditor should evaluate and identify कि कहीं पे threat arise हो रही है क्या. कोई भी engagement accept करने से पहले या engagement को continue करने के दौरान threats to independence को identify करना है. अगर कोई threats मिलते ही ऐसा है क्या विड्रॉ कर लेंगे, छोड़ हम लोग नहीं कर सकते हैं? नहीं. थ्रेट्स अगर मिली तो फर्स्ट मेजर इज टू सेफगार्ड, टू अप्लाई द सेफगार्ड्स देयर, कि आप यू नो जो एक ऑडिट टीम मेंबर था जो रिलेटेड था उसको हटा दो, या ऐसी एंगेजमेंट अगर हमें मिल रही है तो हम अगर उसके लिए दूसरी एंगेजमेंट कोई परफॉर्म कर रहे थे तो वो हम रिज़ाइन करके सिर्फ ऑडिट एंगेजमेंट परफॉर्म करेंगे. जो भी तरह के सेफगार्ड्स अवेलेबल है आप सेफगार्ड्स को इम्प्लीमेंट करिए. ठीक है, अपना ऑडिट प्लान स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसा चेंज करिए कि आपका जो इंडिपेंडेंस है वो थ्रेटन ना हो. सब कुछ सेफगार्ड लगाने के बाद भी अगर कुछ नहीं हुआ, देन व्हाट द ऑडिटर विल डू? द ऑडिटर विल विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट एंड ऑल्सो सी कि इसकी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को किसी को देनी है क्या, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी को या फिर सीनियर मैनेजमेंट को, दोज चार्ज विद गवर्नेंस को इंफॉर्मेशन इसकी देनी है या नहीं देनी है. सो the auditor should always be and appears to be independent of the entities that they are auditing. The key fundamental principles are integrity, objectivity, professional skepticism, require the auditor to be independent. So these principles require the auditor to be independent. Auditor को independent होना ही पड़ेगा. Before accepting any engagement, an auditor must consider whether it involves threats to independence. When such threats exist, the auditor should either not accept the task or put in place safeguards that eliminate those threats to independence. If the auditor is unable to fully implement adequate safeguards, अगर कुछ भी नहीं कर पाए तो accept ही ना करो वर्क को, या अगर बाद में आपको पता चला कि you know there is a threat to independence, withdraw from the engagement. Then next एक case study है, देखो बहुत interesting है ये. C.S. Marty has been the auditor of Royal Enterprise Limited for the past 3 years. In the course of his 3 years of experience with the company, देखो ये long association जैसा जा रहा है, 3 years से associated है, he has seen that the management of the company and employees were honest and sincere. He decides to rely on management's honesty and reduce the extent of his audit procedures. कि मैं तो जान रहा हूँ इनको, ये तो बहुत honest है, 3 साल से मैं इनका ऑडिट कर रहा हूँ, काफ़ी ऑनेस्ट और इंटेग्रिटी भरा मैनेजमेंट है, तो इस बार ऑडिट कम ही कर लेते हैं तो चलेगा, थोड़ा रिलैक्स करते हैं लाइफ में, वेकेशन और मना के आते हैं. कैन द ऑडिटर डू दिस? नो, द ऑडिटर कैन नॉट टेक फॉर ग्रांटेड और द ऑडिटर कैन नॉट रिलाई, मतलब ऑडिटर को इसको कंसिडर करेगा कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है, सिंसियर है, बट ही कैन नॉट रिलाई ऑन दिस दैट ऑनेस्टी एंड सिंसियरिटी टू रिड्यूस द एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट वर्क. ठीक है, ये कोई बात नहीं हुई कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट है तो हम काम ही नहीं करेंगे. ऐसे तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके मैनेजमेंट ऑनेस्ट होती है तो उनको तो ऑडिट ही नहीं करानी चाहिए फिर इन दैट केस. ऐसा नहीं होता. यू आर एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन इंडिपेंडेंट ऑडिट ओपिनियन, सो यू कैन नॉट rely on the honesty and sincerity of the management to reduce the extent of the work. ठीक है, देखो रीड करते हैं. The auditor cannot be expected to disregard past experience of honesty and integrity of the management and those charged with governance. मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ आप भूल जाओ कि मैनेजमेंट ऑनेस्ट थी या सिंसियर है, आप ये भूल जाओ, आप इसको कंसिडर ही ना करो, मैं ये नहीं कह रही. बट a belief that the management and those charged with governance are honest and have integrity does not relieve the auditor to maintain professional skepticism and in his audit procedures. The auditor may accept records and documents as genuine unless the auditor has a reason to believe the contrary. मतलब अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ऑडिट एविडेंस आपको मिल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट आप चेक कर रहे हो, तो उसको आप जेन्युइन मानो. जेन्युइन तब तक मानो जब तक आपको कोई रीज़न ऐसा ना मिले कि आप उसको जेन्युइन ना मानो. मतलब यू कंसिडर इट एज जेन्युइन, बट अगर ऐसा कोई रीज़न मिले कि विच इज़ इंडिकेटिंग दैट दिस डॉक्यूमेंट और एनी पेपर इज़ नॉट ऑथेंटिक,
then you have to question that. Nevertheless, the auditor is required to consider the reliability of information to be used as audit evidence. In cases of doubt over reliability of information or indications of possible fraud, the essays require that the auditor investigate further and determine what modifications or additions to audit procedures are necessary. So just because the management is honest and sincere, we cannot reduce our audit work. We are expected to maintain professional skepticism all the time. तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली इंडिपेंडेंस से रिलेटेड या थ्रेट्स ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड नहीं था, बट इंटरलिंक था, इसलिए मैंने यहाँ पे इस केस स्टडी को इनकॉर्पोरेट किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. एज पर एसए 220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the auditor should obtain information considered necessary in the circumstances before accepting an engagement with a new client or when deciding whether to continue with an existing client or not, and when considering acceptance of a new engagement with an existing client. तो या तो एक नया क्लाइंट ही आप एक्सेप्ट कर रहे हो, या फिर पुराने क्लाइंट के साथ सेम एंगेजमेंट कंटिन्यू कर रहे हो, या पुराने क्लाइंट के साथ नई एंगेजमेंट में एंटर कर रहे हो. तो क्या चीजें हैं विच द ऑडिटर नीड्स टू टेक केयर ऑफ. तो ऐसा क्वेश्चन जब आएगा तो पहले क्या करोगे, आज तो सिखा दिया था लास्ट क्लास में कि ऐसा क्वेश्चन आने पे पहले हम लोग सेम इस पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट. ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि SQC 1 और SA 220 ये बताता है कि कोई भी नया एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले या पुराना एंगेजमेंट कंटिन्यू करने के टाइम पे the auditor or the firm should have certain policies and procedures which ensures that the following information is being obtained, because that will assist the auditor in continuing the relationship or accepting the new client. कैसी information? Regarding the integrity of the principal owners, key management and TCWG. Regarding the engagement team's competence and capabilities, whether the engagement team is having time and resources to conduct this engagement or not. Whether the engagement team will be able to comply with the ethical requirements or not. And lastly, any significant matter which has come to your notice in the previous engagements. ठीक है, पास्ट ईयर में जो हमारा एक्सपीरियंस रहा क्लाइंट के साथ, उसको भी हमें कंसिडर करना है. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. लिस्ट डाउन फ्यू पॉलिसीज. सो अभी जितने क्वेश्चंस होते जा रहे हैं उसको टिक मार्क करते जाओ. होमवर्क आपका ये रहेगा, यू हैव टू अगेन रीड दीज क्वेश्चंस. ठीक है, रीड कहेंगे इसको, रीड तो मैंने करा ही दिया, रीड आपको करना है होमवर्क. ठीक है, लिस्ट डाउन फ्यू पॉलिसीज दैट अ फर्म शुड डिजाइन विथ रिगार्ड टू अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सनल विथ रेक्विजिट कॉम्पिटेंस. तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड हो गया, कैसी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी फर्म को. सो द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स डिजाइंड टू प्रोवाइड इट विद रीजनेबल अश्योरेंस दैट इट हैज सफिशिएंट पर्सनल विद द कैपेबिलिटी, कॉम्पिटेंस एंड कमिटमेंट टू एथिकल प्रिंसिपल्स. ठीक है, पॉलिसीज किन किन बारे में, किन मैटर्स के बारे में होनी चाहिए. रिक्रूटमेंट हो गया, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन हो गया, कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, उनकी करियर डेवलपमेंट, कैसे उनको अपग्रेड किया जाए, कैसे उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो की जाए, प्रमोशन उनका कैसे हो, कंपेंसेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स एंड एस्टिमेशन ऑफ पर्सनल नीड्स. जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि मैं ऑडिट कर रही हूँ बहुत सारी कंपनीज की, बट सोल हैंडेडली आई डोंट हैव अ टीम. सो आई हैव टू एस्टिमेट दैट नाउ आई रिक्वायर अ टीम टू हैंडल ऑल दी एंगेजमेंट्स इन अ प्रॉपर मैनर टू एंश्योर कि सबकी क्वालिटी मेंटेन हो. मुझे लोग चाहिए, तो ऐसी नीड्स को आइडेंटिफाई करना, एस्टिमेट करना, दिस इज ऑल्सो टू बी कवर्ड. राइट, नेक्स्ट देखो, हाउ कैन अ फर्म एंश्योर that engagements are performed in accordance with professional standards and regulatory and legal requirements. तो engagement performance के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे हम ensure करें कि हमारा जो काम है वो सारे professional standards and legal requirements को comply कर रहे हैं. So there should be policies and procedures regarding how the team members are being directed or how often are they briefed about the work. ठीक है, कैसे उनको काम के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. what is the supervision policy, what is the review policy. There should be a proper review policy after the work is being done. appropriate consultation wherever required should be taken. तभी तो पता चलेगा ना कि जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और लीगल रिक्वायरमेंट्स थी उनसे आपने कंप्लाई किया. अगर देयर इज अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, सुपरविजन,
exists, then review of the work of audit assistants is being done, appropriate consultation is taken. ठीक है, एक बार रीड करते हैं इसको, देखो. The firm seeks to establish consistency in the quality of engagement performance through its policies and procedures. This is often accomplished through written और electronic manuals. ठीक है ना, इसके written manuals हो सकते हैं, कुछ user manuals, guidelines हो सकती हैं, software tools or other forms of standardized documentation and industry or subject matter specific guidance materials. तो this depends on the audit firm. हर ऑडिट फर्म का अपना तरीका होता है कि कैसे वो लोग एंगेजमेंट्स को परफॉर्म करेंगे. ठीक है ना, कुछ लोग रिटन चेकलिस्ट रखते हैं that we have to first brief our teams, then supervision has to be done, direction has to be done, review has to be done, step wise सब कुछ लिखा रहेगा. It may be in written form, electronic form. आजकल बहुत सारे ऑडिट सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, iOS एप्लीकेशंस आ गए हैं जिससे आप पूरी अपनी ऑडिट को ना मॉनिटर, एक तरीके से पूरा उसका फ्लो जो है वो उस ऐप के अंदर आ जाएगा कि टीम ब्रीफिंग ओके डन, फिर उनका काम का सुपरविजन, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन ओपिनियन तो उसको एड्रेस कर दिया गया है, सिग्निफिकेंट मैटर्स क्या राइज हुई, सब कुछ उधर रिकॉर्ड करना है. सारे टीम मेंबर्स के पास वो एप्लीकेशन का एक्सेस होता है, हर एक एंगेजमेंट को उसमें रिकॉर्ड किया जाता है. सो दिस डिपेंड्स ऑन द फर्म टू फर्म, बट कैसी मैटर्स एड्रेस होनी चाहिए. मैटर्स एड्रेस्ड इंक्लूड द फॉलोइंग: मैनर ऑफ एंगेजमेंट टीम ब्रीफिंग्स टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्क. ब्रीफिंग मतलब क्या हुआ? टू लेट देम नो अबाउट दी वर्क, उनको इन्फॉर्मेशन देना काम के बारे में. आज अगर कोई स्कूल ऑडिट की मेरे पास असाइनमेंट आई तो मेरे को अपनी टीम को बताना पड़ेगा ना स्कूल ऑडिट कैसे होती है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बिकॉज स्कूल ऑडिट इज डिफरेंट फ्रॉम अ नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ऑडिट या कोई सर्विस इंडस्ट्री की ऑडिट. स्कूल ऑडिट को अलग ढंग से किया जाता है, तो मुझे अपने टीम को ब्रीफ करना पड़ेगा. देन एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, कंप्लायंस प्रोसेसेस, ये प्रोसेस्ड नहीं होगा, दिस विल बी प्रोसेसेस, इसको लिख लेंगे, प्रोसेसेस होगा ये. whether the engagement standards are being complied with or not, इसके क्या प्रोसेस हैं. then supervision and training processes, methods of reviewing the work, the significant judgments made and the form of report being issued. so this also has to be checked कि रिव्यू वर्क का कैसे, रिव्यू कैसे हो रहा है उनके काम का, उनकी कोई सिग्निफिकेंट जजमेंट है या कोई सिग्निफिकेंट रिस्क उन्होंने आइडेंटिफाई की ऑडिट टीम ने, तो उसकी रिव्यू कैसे हो रही है. appropriate documentation of the work and of the timing and extent of the review. so documentation should be proper. updating policies and procedures, all the policies and procedures which are there should be current, मतलब एकदम अप टू डेट होने चाहिए, कुछ भी redundant या obsolete नहीं होना चाहिए, right? लास्ट क्वेश्चन देखो इस टॉपिक से रिलेटेड, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है बट आंसर देख लो, आंसर का साइज देख लो. आपको तो आंसर के साइज से मतलब होना चाहिए, क्वेश्चन तो बहुत लंबा हो ही सकता है. सो द क्वेश्चन इज, द फर्म शुड एस्टैब्लिश पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स designed to provide it with reasonable assurance that the policies and procedures relating to the system of quality control are relevant, adequate, operating effectively and complied with in practice. मतलब ऐसी पॉलिसी और प्रोसीजर होने चाहिए जो कि ये इंश्योर करें कि जो बाकी पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं वो रिलायबल, रेलिवेंट, एडिक्वेट है या नहीं है, ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं इफेक्टिवली. मतलब क्या हो गया, कुछ चेकिंग की, कुछ मॉनिटरिंग की पॉलिसीज होनी चाहिए. सो सच पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स शुड इंक्लूड एन ऑनगोइंग कंसिडरेशन एंड इवैल्यूएशन ऑफ द फर्म्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, इंक्लूडिंग अ पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ अ सिलेक्शन ऑफ कंप्लीटेड एंगेजमेंट्स. जो एंगेजमेंट कंप्लीट हो चुकी है उसमें से कुछ फ्यू को सिलेक्ट करके चेक करना. Explain in the above context the purpose of monitoring compliance with quality control policies and procedures. So why this monitoring is required? इसका purpose क्या है? इसका purpose ये है कि सबसे पहले तो जो बाकी quality control के elements थे, leadership requirement हो गया, engagement performance हो गया, वो क्या ensure कर रहे थे? ऐसे 220 और SQC1 का objective क्या था? Adherence to the professional standards and legal requirements. तो उस अडेरेंस के लिए, उस कंप्लायंस के लिए आपने कई सारी पॉलिसीज बनाई. अब वो पॉलिसीज काम ही नहीं कर रही है ठीक से, तो क्या आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई कर रहे हो? नहीं कर रहे हो. सो टू इंश्योर और
to ensure the adherence to the professional standards and legal requirements, this monitoring is very, very important. Secondly, appropriate designing and implementation of quality control. मैंने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनाई ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, बना के छोड़ दी, काम में भी चल रही है वो, उसका कभी मॉनिटरिंग ही नहीं हुआ. एक बार उसका मॉनिटरिंग किया तो पता चला कि वो पॉलिसीज़ काम की ही नहीं है, ऑब्सोलीट हो गई है. तो क्या वो अप्रोप्रिएट है फॉर द सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल? नो. सो मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड फॉर अप्रोप्रिएट डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड ऑल्सो देयर एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ दीज पॉलिसीज. तो 3 पर्पस क्या हो गया मॉनिटरिंग करने का? 3 पर्पस क्या हो गया? पहला तो अडेरेंस विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल रिक्वायरमेंट्स. दूसरा क्या हो गया कि पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो हैं क्वालिटी कंट्रोल के वो एडिक्वेट है या नहीं है, ठीक है, ये पता करना. एंड थर्ड इज द एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन ऑफ दीज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, राइट. So this brings us to the end of SQC1 and SA 220. Next topic that we'll be starting is SA 210, agreeing the terms of audit engagement. ठीक है, ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है. इसके बाद एक मिसलेनियस सा टॉपिक है इस चैप्टर में और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. होपफुली आज की क्लास में हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट क्लास के फर्स्ट हाफ तक वील कंप्लीट दिस चैप्टर. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विथ SA 210.